नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको ऑडिटिंग का चैप्टर फर्स्ट अंकेक्षण का अर्थ, उद्देश्य एवं प्रकार पार्ट 2 के रूप में पढ़ाएंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से अंकेक्षण के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। हमने आपको पार्ट फर्स्ट में अंकेक्षण के प्रकार बताए थे और हमने ये भी बताया था कि अंकेक्षण के जो प्रकार हैं उनकी विस्तृत चर्चा हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। तो आज हम इन पे और जो कुछ त्रुटियाँ वगैरह होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, उन दोनों पे हम आज चर्चा करेंगे इस पार्ट 2 के रूप में। ठीक है। अब हम जो इसमें कर रहे हैं, हम ये बता देते हैं कि हमने जो अंकेक्षण के प्रकार हैं इसमें जो महत्वपूर्ण है उन्हीं पे हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों। अंकेक्षण के प्रकार, पहला है प्रकृति की दृष्टि से। प्रकृति की दृष्टि से इसको बांटा गया पूर्ण अंकेक्षण और आंशिक अंकेक्षण। पूर्ण अंकेक्षण, समस्त लेखों का पूरा अंकेक्षण क्या कहलाता है? पूर्ण अंकेक्षण। व्यवसाय के हिसाब किताब की संपूर्ण जांच करना, ये सब क्या कहलाता है साथियों? पूर्ण अंकेक्षण। अब हम चलते हैं आंशिक अंकेक्षण पे। किसी विशेष भाग का अंकेक्षण, किसी विशेष मदों का अंकेक्षण, ये सब क्या कहलाता है? आंशिक, अर्थात कुछ भाग का अंकेक्षण के ना आंशिक अंकेक्षण कहलाता है। केवल क्रय विक्रय, मजदूरी का भुगतान, बिजली बिल का भुगतान, खरीदी गई संपत्ति का अंकेक्षण, ये सब क्या कहलाएंगे साथियों? आंशिक अंकेक्षण। साथियों हम बता दें, हमने लगभग 200 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके पार्ट चैप्टर फर्स्ट के बनाए हैं। हम आपको वीडियो के माध्यम से कराएंगे और ये सभी हमारे वर्षिका एकेडमी ऐप प्ले स्टोर पे है, आपको उसमें मिल जाएंगे। अनिवार्य दृष्टि से ऐच्छिक अंकेक्षण, स्वेच्छा से कराए गए अंकेक्षण को क्या कहते हैं? ऐच्छिक अंकेक्षण। जहाँ पर अंकेक्षण करना अनिवार्य नहीं हो वहाँ पर अंकेक्षण करना ऐच्छिक अंकेक्षण कहलाता है। ऑप्शन में आ सकता है कि ऐसी संस्था जहाँ पर अंकेक्षण करना अनिवार्य नहीं है, यदि वहाँ पे किसी प्रकार का अंकेक्षण कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा साथियों? ऐच्छिक अंकेक्षण। ठीक है। वैधानिक अंकेक्षण, जहाँ वार्षिक अंकेक्षण करना अनिवार्य हो। ठीक है। वार्षिक मतलब हर वर्ष अंकेक्षण करना अनिवार्य हो, उसको कहते हैं वैधानिक अंकेक्षण। जैसे कंपनी का अंकेक्षण, इनको अपन क्या कहते हैं? अनिवार्य अंकेक्षण भी कहते हैं। अनिवार्य है, आपको अंकेक्षण कराना ही होगा। ठीक है। किसी विधान के अंतर्गत कराए जाने वाला अंकेक्षण, विधान मतलब कानून के तहत कराया जाने वाला अंकेक्षण। अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र, योग्यता अयोग्यता, अधिकार कर्तव्य इत्यादि का निर्धारण किया जाता है। जब आपसे ऑप्शन पूछा जाए कि अंकेक्षक का कार्य क्षेत्र, उसकी योग्यता अयोग्यता, अधिकार कर्तव्य इत्यादि का निर्धारण किस प्रकार के अंकेक्षण द्वारा किया जाता है, तो आपको बताना वैधानिक अंकेक्षण के द्वारा। कानून के अनुसार हमने बताया था, विधान के अनुसार अभी आपको कौन कौन से हैं जैसे अनिवार्य किया गया है। कंपनी अधिनियम के तहत अनिवार्य किया गया है अंकेक्षण, बैंकिंग नियम अधिनियम 1949 के तहत, बीमा अधिनियम 1938 के तहत, सहकारी समिति अधिनियम 1922 के तहत, प्रन्यास के तहत, अन्य अधिनियम के तहत जैसे स्थापित कंपनी, जैसे बिजली की कंपनी, गैस कंपनी। ठीक है। संस्था के संगठन की दृष्टि से भी इसको बांटा गया है, 6 पार्ट में बांटा गया है। एकल व्यापार का अंकेक्षण, साझेदारी का, कंपनी का, प्रन्यास का, सहकारी संस्थाओं का और व्यक्तियों का। ठीक है। अब करते हैं महत्व की दृष्टि से। महत्व की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया साथियों इसको? लागत अंकेक्षण, वित्तीय अंकेक्षण और दक्षता अंकेक्षण, मानक अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण, कर अंकेक्षण, रोकड़ अंकेक्षण, स्थिति विवरण और आंतरिक अंकेक्षण। अब महत्व की दृष्टि में सबसे जो महत्वपूर्ण है वही हमने आपको इसमें लिए चैप्टर में। ठीक। लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट, लागत खातों का अंकेक्षण होता है। लागत लेखों की पूर्णता, नियमानुकूलता, सत्यता व शुद्धता की जांच करना होता है। क्या होता है लागत अंकेक्षण? खातों की सत्यता शुद्धता की जांच। लागत लेखांकन उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की उत्पादन लागत का विवरण होता है। क्या होता है? उत्पादन लागत का विवरण होता है। लागत अंकेक्षण से व्यवसाय के स्वामी, ग्राहक, कार्यकर्ता, निवेशकर्ता, उपभोक्ता तथा सरकार के सभी को लाभ मिलता है। ठीक है। ऐसा अंकेक्षण जिससे व्यवसाय के स्वामी को, ग्राहक को, कार्यकर्ता को, निवेशकर्ता को, उपभोक्ता को, सभी को लाभ मिलता है, वो कौन सा कहलाता है? लागत अंकेक्षण। लागत लेखांकन एक ऐच्छिक अनिवार्य नहीं है, ये भी ऑप्शन आ सकता है। क्या लागत लेखांकन अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक है। लागत अंकेक्षक को अपनी रिपोर्ट कंपनी की वार्षिक साधारण सभा के लिए निर्धारित तिथि से 7 दिन पहले कंपनी लॉ बोर्ड को प्रस्तुत करनी चाहिए। वित्तीय अंकेक्षण पर हम चर्चा करते हैं साथियों। वित्तीय अंकेक्षण पर हम चर्चा करेंगे, वित्तीय अंकेक्षण पर। ठीक है।
वित्तीय अंकेक्षण, फिर दक्षता अंकेक्षण या प्रबंध अंकेक्षण। इसे प्रबंधीय अंकेक्षण भी कहते हैं। वित्तीय मानवता भौतिक और अभौतिक संसाधनों का भरपूर उपयोग हो व सामर्थ्य के अनुसार योगदान हो। प्रबंध संसाधनों के परिणाम में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। जहाँ दक्षता अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह ऐच्छिक प्रगति का होता है। इसमें अंकेक्षण की योग्यता का निर्धारण नहीं होता है। प्रबंध के अंदर अंकेक्षण की योग्यता का निर्धारण नहीं होता है। ठीक है साथियों, अब हम करेंगे आंतरिक अंकेक्षण के बारे में चर्चा। जब नियोक्ता अपने हिसाब किताब की जांच अपने वेतनभोगी अथवा नियमित कर्मचारी से करवाता है। क्या? जब नियोक्ता अपने हिसाब किताब की जांच अपने वेतनभोगियों अथवा नियमित कर्मचारी से करवाता है, उसे आंतरिक अंकेक्षण कहते हैं। ऐसे कर्मचारी को व्यवसायिक योग्यता होना आवश्यक नहीं होता। ठीक है। आंतरिक अंकेक्षण होता क्या? आंतरिक अंकेक्षण क्या होता है? किसी संस्था के जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं से ही अंकेक्षण कराया जाता है। उनके लिए किसी प्रकार की योग्यता का निर्धारण नहीं होता है। नियोक्ता द्वारा अपने ही कर्मचारी से कराया जाने वाला अंकेक्षण आंतरिक अंकेक्षण होता है। जबकि जब संस्था किसी बाहरी व्यक्ति को विशेष उद्देश्य की जांच के लिए बुलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अंतरिम अंकेक्षण कहते हैं। ठीक है। यह अपनी संस्था की कार्य व्यवस्था का एक अंग होता है। अवधि के दृष्टि से साथियों, अवधि की दृष्टि चालू अंकेक्षण पर चर्चा करेंगे अपन। चालू अंकेक्षण को अपन सतत अंकेक्षण, लगातार अंकेक्षण, निरंतर अंकेक्षण भी कहते हैं। साथियों, आपके ऑप्शन में क्या आता है कि सतत अंकेक्षण क्या होता है, निरंतर अंकेक्षण क्या होता है, लगातार अंकेक्षण क्या होता है। ठीक है। चालू अंकेक्षण की जगह इनमें ये नाम आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। साथियों, इन सभी को क्या कहते हैं? चालू अंकेक्षण। इसे विस्तृत अंकेक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्तृत। ठीक है। सतत, लगातार, निरंतर और विस्तृत अंकेक्षण, ये सभी क्या कहलाता है? चालू अंकेक्षण। ठीक है। वित्त वर्ष प्रारंभ होने के साथ ही शुरू हो जाता है, वर्ष पर्यंत चलता रहता है। जब आपसे पूछा जाए कि वर्ष पर्यंत चलने वाला कौन सा अंकेक्षण है, तो आपको बताना चालू अंकेक्षण। वित्त वर्ष जैसे प्रारंभ हो जाता है तब कौन सा अंकेक्षण चलता है? चालू अंकेक्षण। अंकेशक तथा उसके कर्मचारी द्वारा तब तक चलता रहता है जब तक कि चालू वर्ष के अंतिम खाते का अंकेक्षण पूरा नहीं हो जाए। ठीक है। रिपोर्ट वर्ष के अंत में संपूर्ण खाते के हिसाब किताब होने के बाद ही देगा। चालू अंकेक्षण क्या होता है? जो अपनी रिपोर्ट कब देंगे? ये जब संपूर्ण खाते का हिसाब किताब पूरा हो जाता है उसके बाद देंगे। अब इसकी परिभाषा क्या है? WWB के अनुसार चालू अंकेक्षण वह है जिसमें अंकेशक का स्टाफ वर्ष भर खाते की जांच में लगातार लगा रहता है। वर्ष भर खाते की जांच लगातार लगा रहता है। ये किसने परिभाषा दी थी? WWB। ठीक है। इसकी चालू अंकेक्षण क्या क्या आवश्यकता है? जिन व्यवसायों में वित्तीय वर्ष के समाप्त होते ही तुरंत अंकेक्षित अंतिम खाते प्रकाशित करना होता है उनमें यह आवश्यक होता है, जैसे बैंक, बीमा कंपनी, बिजली आदि में। उन व्यवसाय में जहाँ व्यापारिक लेन देनों की संख्या अधिक होती है वहाँ पे चालू अंकेक्षण आवश्यक होता है। उन व्यवसाय में जहाँ खातों की गहन जांच आवश्यक हो, गहन अर्थात सघन जांच आवश्यक हो, उनमें भी चालू अंकेक्षण आवश्यक होता है। अन्य व्यवसाय में जहाँ आंतरिक निरीक्षण प्रणाली न अपनाई जाती हो और यदि हो तो संतोषजनक न हो, वहाँ पे उन व्यवसाय में जहाँ पर अंतिम खाते मासिक, त्रैमासिक, छमाही आधार पर तैयार करने की आवश्यकता पड़ती हो। आपको ऑप्शन में आ सकता है कि जहाँ पर मासिक, त्रैमासिक, छमाही खाते तैयार किए जाते हैं वहाँ कौन सा किया जाएगा? चालू अंकेक्षण। उन व्यवसाय में जहाँ विक्रय अधिक मात्रा में होता हो, बड़े आकार की सेवा कंपनियों में चालू अंकेक्षण होता है। अब इसके लाभ क्या क्या होते हैं? खातों की विस्तृत गहन जांच हो जाती है। अशुद्धि की जानकारी प्रारंभ में ही पता चल जाता है। त्रुटि कपट शीघ्र प्रकट हो जाती है। कर्मचारी पर नैतिक प्रभाव बनता है। अंकेक्षण में सुविधा रहती है। अंतिम खातों का शीघ्र प्रकाशन हो जाता है। अंतरिम लाभांश की घोषणा में सहायक होता है। उचित सुझावों की प्राप्ति हो जाती है। कार्य के छूटने का भय नहीं रहता और अंतरिम लेखों का निर्माण संभव हो जाता है। चालू अंकेक्षण की हानियाँ भी होती है साथियों। क्या? अंकेक्षित खाते में हेरफेर की संभावना क्या रहती है? हेरफेर की संभावना। कार्य में असुविधा। संस्था में अंकेक्षक के वर्ष पर्यंत बार बार आगमन से कर्मचारियों को कार्य करने में असुविधा होगी। कर्मचारी से साठगांठ भी हो जाएगी। चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक का स्टाफ बार बार संस्था में आता है जिससे संस्था के कर्मचारी से उसकी मित्रता हो जाती है और साठगांठ हो जाता है। अंकेक्षक की प्रभावहीनता। अंकेक्षक के बार बार आने और जाने से कर्मचारियों के बीच में उसका प्रभाव घटने लगता है। कर्मचारी उन्हें अपने मित्र के रूप में समझने लगते हैं और कभी कभी वे इसका गलत लाभ भी उठा लेते हैं। अंकेक्षक के कार्य की श्रृंखला टूटने का भय। इसमें अंकेक्षण कार्य अनेक
भागों में किया जाता है, अतः अंकेक्षण कार्य की श्रृंखला टूटने सदैव भय रहता है। अत्यधिक खर्चीला, अंकेक्षण की यह पद्धति खर्चीली होने के कारण छोटी संस्थाओं के लिए उपयोगी नहीं है। कार्य का यंत्रत्व शिथिल होना, चालू अंकेक्षण में कार्य यंत्रवत हो जाता है और अंकेक्षण का स्टाफ कम रुचि लेता है, जिससे कार्य की किस्म कट जाती है। अब हम करेंगे दूसरा अंतरिम अंकेक्षण, इंटरिम ऑडिट। ठीक, इसे मध्य अंकेक्षण भी कहते हैं। ठीक है, हो सकता है जब आपके ये क्वेश्चन में आ जाए कि मध्यम अंकेक्षण क्या होता है। ठीक है, मध्यम को क्या कहेंगे, इंटरिम। ठीक है, वित्तीय वर्ष के बीच में, मध्य मतलब बीच में, वित्तीय वर्ष के बीच में किसी विशेष उद्देश्य से लेखा पुस्तकों का किया जाने वाला अंकेक्षण अंतरिम अथवा मध्य अंकेक्षण कहलाता है। एक होता है वार्षिक अंकेक्षण, एक होता है सामयिक अंकेक्षण। अब सामयिक अंकेक्षण से ऐसे अंकेक्षण से जो वित्त वर्ष के समाप्त होने पर जब अंतिम खाते पूर्ण रूप से तैयार हो जाते प्रारंभ किया जाता है। सामयिक अंकेक्षण कब किया जाएगा, जब वित्त वर्ष के समाप्त हो जाता हो और अंतिम खाते पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं तब प्रारंभ किया जाएगा, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि अंकेक्षण कार्य पूर्ण न हो जाए। अंकेक्षण वर्ष के अंत में होता है। ठीक है, इसलिए इसे वार्षिक अंकेक्षण या अंतिम अंकेक्षण भी कहते हैं। साथियों, जब आपसे सामयिक अंकेक्षण को क्या क्या कहा जाता है, वार्षिक अंकेक्षण भी कहा जाता है और अंतिम अंकेक्षण भी कहा जाता है। क्यों, वर्ष के अंत में होता है। ठीक, इसे चिट्ठा अंकेक्षण भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे चिट्ठा बनने के बाद प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, इसको चिट्ठा अंकेक्षण भी कहते हैं, वार्षिक अंकेक्षण भी कहते हैं और अंतिम अंकेक्षण भी कहते हैं। किसको कहते हैं, सामयिक अंकेक्षण को। ठीक है, यह अंकेक्षण वर्ष में केवल एक बार ही किया जाता है। व्यवहार में इस अंकेक्षण का प्रयोग सबसे अधिक होता है। व्यवहार के अंदर सबसे ज़्यादा कौन से अंकेक्षण का प्रयोग किया जाता है, सतत अंकेक्षण का। ठीक है, यह अंकेक्षण छोटी संस्थाओं में अत्यंत सुविधाजनक एवं व्यवहारिक होता है। इसके लाभ क्या क्या हैं, किसके लाभ अपन बात कर रहे हैं, इसके सामयिक अंकेक्षण के। ठीक है, सामयिक अंकेक्षण के क्या क्या लाभ हैं। सुविधाजनक, चूँकि इसके अंतर्गत एक और अंकेक्षक को बार बार आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी ओर कर्मचारी को भी बार बार परेशान नहीं होना पड़ता, क्योंकि एक बार ही होता है, ये वर्ष के अंत में होता है। इसलिए अंकेक्षण में सततता बनी रहती है। इसके अंदर अंकेक्षण कार्य एक बार प्रारंभ हो जाने के बाद लगातार चलता रहता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक समाप्त नहीं हो जाता है। कार्य में बाधा न होना, इस प्रकार के अंकेक्षण में अंकेक्षक केवल वर्ष की समाप्ति पर ही आता है, जिससे वर्ष भर कर्मचारी के कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती। जबकि चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक के समय समय पर आने से कर्मचारी के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। मितव्ययिता, सामयिक अंकेक्षण तुलनात्मक रूप से मितव्ययिता होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत अंकेक्षक को वर्ष में एक ही बार में समस्त लेखा और पुस्तकों की जांच करनी होती है, जिससे अंकेक्षण कार्य में उसको समय और श्रम की बचत होती है, फलतः उसका पारिश्रमिक भी कम होता है। अंक परिवर्तन की संभावना नहीं, सामयिक अंकेक्षण में लेखा पुस्तकों में अंक परिवर्तन की संभावना नहीं होती, क्योंकि सामयिक अंकेक्षण अंतिम खाते तैयार कर लेने के पश्चात ही किया जाता है। ठीक है, कार्य का समय पर पूर्ण होना, सामयिक अंकेक्षण में अंकेक्षण का समस्त कार्य पूर्व निर्धारित योजना के आधार पर किया जाता है, जिससे अंकेक्षण का कार्य समय पर समाप्त हो जाता है एवं अंकेक्षक समय से ही अपनी अंकेक्षण रिपोर्ट पेश कर देता है। समय की बचत भी होती है। वार्षिक अंकेक्षण में अंकेक्षक को संस्था में बार बार तथा वर्ष पर्यंत आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस प्रकार विभिन्न तथ्यों के स्पष्टीकरण हेतु कर्मचारी को बार बार अंकेक्षक के पास नहीं जाना पड़ता है। इस प्रकार कर्मचारी एवं अंकेक्षक दोनों के समय की बचत होना स्वाभाविक है। कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव होता है। अंकेक्षक के संस्थान में बार बार नहीं आने से कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर अंकेक्षक एवं कर्मचारी के मध्य पर्याप्त दूरी बनी रहती है, जिससे अंकेक्षक को प्रभावित करना कठिन होता है। छोटे व्यवसायियों के लिए उपयुक्त, छोटे व्यापारियों के लिए सामयिक अंकेक्षण अधिक उपयुक्त होता है। हानियाँ, गहन जांच का अभाव, चालू अंकेक्षण की भांति सामयिक अंकेक्षण में हिसाब किताब की सूक्ष्म जांच नहीं हो पाती है। नैतिक प्रभाव में कमी, संस्था के कर्मचारियों के मन में अंकेक्षण के कारण कोई नैतिक प्रभाव नहीं रहता। उन्हें पता होता है कि उनके द्वारा किए गए कार्यों की जांच व्यापारिक वर्ष समाप्त होने के काफ़ी बाद में होगी। अशुद्धियाँ एवं छल कपटों की देरी से जानकारी मिलना, समय समय पर सलाह का अभाव रहता है। साथ ही उसमें अंतिम खातों के प्रकाशन में विलम्ब हो जाता है। बड़े आकार के व्यापारों के लिए ये अनुपयुक्त होता है। अंकेक्षण रिपोर्ट में भी देरी होती है कि अंतिम होता है, इसलिए सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किए गए छल का पता नहीं चल पाता है।
सामयिक अंकेशन की परिभाषा किस किसने दी? लॉरेंस आर डिक्सी के अनुसार सामयिक अंकेशन वह है जो उस वित्तीय अवधि की समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है जिससे वह संबंधित होता है। इसमें चालू अंकेशन के लाभ नहीं पाए जाते। वाल्टर डब्ल्यू बिक के अनुसार सामयिक अंकेशन से उस अंकेशन से है जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले प्रारंभ नहीं किया जाता और फिर उस समय तक किया जाता जब तक यह समाप्त न हो जाए। डी पाला के अनुसार सामयिक अंकेशन वह है जिसमें अंकेशक लेखों की अवधि की समाप्ति तक कार्य नहीं करता है तथा बाद में संपूर्ण जांच को एक बार में समाप्त कर देता है। स्पाइसर एंड पेगलर के अनुसार अंतिम या पूर्णकृत अंकेशन से साधारणतः उस अंकेशन का बोध होता है जो वित्तीय अवधि के समाप्त होने से पूर्व प्रारंभ नहीं किया जाता है और यह तब तक चलता रहता है जब तक कि वह पूरा न हो जाए। साथियों, हमने अभी 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, तो हम आपको अलग वीडियो में समझाएंगे इनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। उद्देश्य की दृष्टि से सामान्य अंकेशन, विशिष्ट या तदर्थ अंकेशन। 7वां सामान्य दृष्टि से संरचित अंकेशन, विस्तृत अंकेशन, संक्षिप्त अंकेशन, प्रथम अंकेशन, पश्चावर्ती या दोहरा अंकेशन, पुनः अंकेशन। अशुद्धियों पर चर्चा करेंगे साथियों। भूल संबंधी त्रुटियाँ। भूल संबंधी त्रुटियाँ क्या होती है? भूल या असावधानी से हो जब त्रुटि का तलपट पर कोई भी प्रभाव न पड़े, जब माल खरीदा या बेचा गया हो और इसका लेखा ही ना किया गया हो, उसे भूल संबंधी अशुद्धि कहते हैं। माल खरीद लिया, उसका लिखा ही नहीं, तो ये भूल होगी। यह 2 प्रकार की होती है, पूर्ण भूल, आंशिक भूल। ठीक। सैद्धांतिक त्रुटियाँ। बनाए गए सिद्धांतों सिद्धांत बनाए गए सिद्धांतों की अवहेलना करना, बनाए गए आधारभूत सिद्धांतों की अवहेलना करना, पूंजी और आगम की अवधारणा की अवमानना कर बनाए गए खातों में सैद्धांतिक त्रुटि होना। इन अशुद्धियों का प्रभाव तलपट पर नहीं पड़ता परंतु लाभ हानि खाता एवं चिट्ठे पर पड़ता है। जैसे मशीन की मरम्मत कराई गई और मशीन खाते में डेबिट कर दी या भवन खरीदने पर क्रय खाते में लेखा कर देना। जैसे अंतिम खाते बनाते समय आय व संबंधित समायोजनों को न करना और पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मानना। तीसरा, लेखन या हिसाब संबंधित त्रुटियाँ। जब पूरी तरह या आंशिक रूप से लेखा अशुद्ध लिखना, जैसे 200 की जगह 2000 लिख देना। दोहराव की अशुद्धि। जब लेखा पुस्तक में किसी व्यवहार को 2 बार लिख दिया जाए। यह 2 प्रकार की होती है, पूर्ण व आंशिक। पूर्ण, जब कोई लेन देन डेबिट एवं क्रेडिट पक्ष में 2 बार लिख दिया जाए। आंशिक, जब लेने और देने एक पक्ष में ही 2 बार लिख दिया जाए। 5वां, शक्तिपूर्वक त्रुटियाँ। जब एक गलती किसी दूसरी गलती के प्रभाव को कम कर दे। वो कौन सी अशुद्धि कहलाएगी? शक्तिपूर्वक। जैसे राम के खाते में 200 के स्थान पर 2000 क्रेडिट हो जाए और मोहन के खाते में 2000 के स्थान पर 200 डेबिट हो जाए, तो ये कहलाएगी शक्तिपूर्वक त्रुटियाँ। जब एक गलती किसी दूसरी गलती के प्रभाव को कम कर देती है। त्रुटि व छल कपट में अंतर। ठीक है। त्रुटि अर्थात अशुद्धि। अशुद्धि क्या हो जाती है जबकि छल कपट जानबूझकर होता है। यह असावधानी से होती है, यह नियोजित ढंग से होता है। उद्देश्य स्वामी को हानि पहुंचाना नहीं होता, इसमें गबन करना होता। लेखा पुस्तकों में अशुद्धि होगी, इसमें छल कपट से रोकड़ व धन संपत्ति को नुकसान होगा। कपट के प्रकार। कपट का उल्लेख स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग ऐसे 240 में दिया गया है। टीमिंग एंड लेडिंग। एक व्यक्ति से प्राप्त धन को गायब कर दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा करा दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? टीमिंग एंड लेडिंग कहते हैं। तथा दूसरे के धन को तीसरे व्यक्ति के खाते में जमा करा दिया जाता है। ठीक है। टीमिंग एंड लेडिंग, जब एक व्यक्ति से प्राप्त धन को गायब कर दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा करा दिया जाए तथा दूसरे के धन को तीसरे व्यक्ति के खाते में जमा करा दिया जाए, यह केस कपट होता है। काइटिंग। बैंक बैलेंस को वित्त वर्ष के अंतिम दिन बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। काइटिंग अर्थात जब वित्त वर्ष चल रहा होता है तो उसको अंतिम दिन को बैंक बैलेंस बढ़ा दिया जाएगा। अनुचित लाभ लेने के लिए ऐसा किया जाता है। काल्पनिक साज सज्जा। संपत्ति पक्ष को बढ़ा चढ़ाकर, इसको संपत्ति पक्ष को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, इसमें ऋण को घटा देते हैं, इसे कहते हैं काल्पनिक साज सज्जा। साथियों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।